नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह और आशा करती हूँ आप भी बढ़िया होंगे। करंट अफेयर्स की जो दोनों क्लासेस डाली हैं मैंने, आप सबने बहुत प्यार दिया है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। कल एक कमेंट आया है जिसने मुझे खुश कर दिया है कि आज किसी का एग्ज़ाम था और वो एग्ज़ाम देने गए और उन्हें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एज इट इज़ एग्ज़ाम हॉल में देखने मिल गए और उनके तीनों सही हो गए और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आज से एक नई सीरीज़ में चालू करने वाली हूँ। आप सबको पता है मध्य प्रदेश में बहुत सारे पेपर्स आने वाले हैं। एमपीपीएससी है और अभी जो शिक्षक चयन परीक्षा है वो भी होने वाली है। उसमें सोशल साइंस का पार्ट है और सोशल साइंस क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यही सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आज हम लेके आए हैं जो भी टॉपिक आपके लिए, उसमें पॉलिटी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेंगे कि हिस्ट्री के लिए एक अलग वीडियो, ज्योग्राफी के लिए एक अलग वीडियो और पॉलिटी के लिए अलग वीडियो, जिसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं वो सारे हम एक जगह कवर करा लेंगे। जैसे हमने करंट अफेयर्स किया था और बिहार पुलिस वाले सेगमेंट में किया था, तो उस तरह में ये हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह आपको सारे वीडियो में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो बस पॉलिटी के लिए हम ये शुरू करने वाले हैं कि आज हम करने वाले हैं मैराथन क्लास, क्योंकि सबने बोला ना मैराथन करिए मैराथन करिए। पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में बने रहना है। यहीं से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे और ये गारंटी मेरी। तो बस बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और आज ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे आज ये कोट लगाना चाहिए अपनी क्लास में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये कोट है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। देखिए, ये जो क्लास चलती है, जो क्लास करवाई जाती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उन्हें मदद मिल जाती है, उन्हें हेल्पफुल होती हैं ये क्लासेस, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। वही समय जो वो दूसरी चीज़ों पे दूसरे बच्चे गवा देते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, कुछ क्लासेस ले लेते हैं, कुछ वीडियोज़ देख लेते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल होती। तो बस यही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये कोट मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये कोट लगाया है आप सभी के लिए। आप भी मोटिवेट हो जाइए इससे कि ज़रूरी तो है भाई मेहनत करना जीवन में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 44वां, 42वां, 52वां, 86वां? बताइए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। तो ये बात आपको याद रखनी है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11, जिसमें से 11वां कब जुड़ा? 11वां जुड़ा 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। कब? सबसे हाल ही का सबसे पूछा जाता है ना कि जो सबसे नया मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई जानी थी। क्लियर? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और सब कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और ये क्या प्रावधान करता है? ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो देखिए एक जगह आपके कितने सारे फैक्ट क्लियर हो गए यहाँ पे। और यकीन मानिए ये जो पॉलिटी की मैराथन कराई जा रही है आपको, यहाँ से के अलावा एग्जाम हॉल में आपको कहीं से क्वेश्चंस देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ खुद पेपर बनाया है, खुद मैं इलेबोरेट कर रही हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है कि आपको कितनी चीज़ें मुझे बतानी है एक ही जगह। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इतनी चीजें कवर हुई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे हम, देखिए बाकी भी पढ़ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन, 52वां और 86वां। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये क्या प्रावधान करता है? ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाता है। तो कभी सवाल आए कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और के कौन से नए आर्टिकल इसके लिए आया? इसके लिए नया आर्टिकल एक आया 300A। और मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे क्या बना दिया गया था? एक कानूनी अधिकार। तो ये चीज आप याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। और क्या है अब संपत्ति का अधिकार? एक कानूनी अधिकार है। अब आते हैं अगला 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित है। और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी एक नई अनुसूची जोड़ी गई? इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? दल बदल से। और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची आई। 86वां संविधान संशोधन अभी मैंने बताया। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या प्रावधान करता है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो 86वां संविधान संशोधन इससे रिलेट है। अब आप मुझे बताइए कि इस एक क्वेश्चन में आपको 10 फैक्ट पता चले या नहीं? और ऐसे ही पढ़ेंगे हम सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें सब में हम ऐसे ही पढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी भी आपकी पॉलिटी से रिलेटेड कंफ्यूजन है, चीज़ें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो लास्ट तक बने रहना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसकी गारंटी मेरी। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का पद सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति के पद सुनिश्चित करता है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है? 62, 63, 64, 66। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी कल एक न्यूज आई है कि हमारे भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी मची हुई है। तो ये संभव है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और वो इसलिए आने हैं क्योंकि अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। बहुत ज़्यादा कारण बताए जा रहे हैं क्यों दिया है, क्या कारण ऐसा हो गया। तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो इस वजह से उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान किस में है? इसका प्रावधान है आर्टिकल 63 में। ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इस पद का प्रावधान किस में है? तो इस पद का प्रावधान है आर्टिकल 63 में। क्लियर? चलिए 66 जो दिया हुआ है वो संबंधित है उपराष्ट्रपति जी के चुनाव से, उपराष्ट्रपति जी के निर्वाचन से। याद रखिएगा। अभी भारत के ये सवाल आ सकता है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने कार्यकाल से? तो श्री जगदीप धनखड़ जी। किस नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो 14वें नंबर के रहे हैं। मैं लिख देती हूँ, 14th नंबर के रहे हैं। ये सवाल आएगा। नाम क्या था उनका? जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्रम याद रखिएगा 14th नंबर के। एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके पहले वीवी गिरी जी और भैरव सिंह जी, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कितनी चीज़ें पता चली कि उपराष्ट्रपति का पद किस में है? आर्टिकल 63 में है। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं अभी हाल ही में जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जगदीप धनखड़ जी 14th क्रम के ये उपराष्ट्रपति थे। सिर्फ जगदीप धनखड़ जी ही ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए इस्तीफा दिया है। ये इसके पहले वीवी गिरी जी और भैरव सिंह जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा लिखित रूप से सौंपते हैं भारत के राष्ट्रपति को। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर?
इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें है? उपराष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल 66 में। चलिए, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र सौंपा है? तो वो आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्टिकल 67A। इस आर्टिकल के अंतर्गत श्री जगदीप धनखड़ जी ने राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। क्लियर? चलिए देखिए, जब आप स्टैटिक पार्ट पढ़े ना तो महत्वपूर्ण ये है कि उसमें करंट को भी ऐड करें। सिर्फ उपराष्ट्रपति पढ़ना वहाँ पे ज़रूरी नहीं था, ये भी जानना ज़रूरी था कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय है तो उसमें भी हम क्या नई चीज़ें जान सकते हैं। तो सारी चीज़ों को एक जगह मल्टीपल तरीके से पढ़ना है ताकि कहीं और भटकना ना पड़े। संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति का विवरण किस हिस्से में होता है? संविधान के कौन से भाग में? संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्ति, संघ राज्य संबंध की बात की गई है, केंद्र राज्य संबंध की, का विवरण किस भाग में है संविधान के? 11, 12, 13, 10। केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में? तो केंद्र राज्य संबंध है संविधान के भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध किसमें है? केंद्र राज्य संबंध है संविधान के भाग 11 में। 12 में क्या है? 12 में वित्तीय प्रावधान है, वित्तीय प्रावधान है। और 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य है, व्यापार और वाणिज्य है। और भाग 10 में क्या है? बताइए, संविधान के भाग 10 में क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लास तभी अच्छी लगेगी जब दोनों तरफ से इंटरेक्शंस होंगे। दोनों तरफ से इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूं तो मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी और आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्लियर? तो संविधान के भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। 12 में क्या है? वित्तीय प्रावधान है। 13 में क्या है? व्यापार वाणिज्य है। और 10 में क्या है? ये मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करेंगे। चलिए, और जिन्हें संविधान के भाग पढ़ने हैं वो अलग से ट्रिक के साथ पढ़ने हैं कि ट्रिक्स बताइए। तो मैंने संविधान के भाग के लिए एग्जाम डायरी के यूट्यूब चैनल पे अलग से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें ट्रिक्स बताई हैं मैंने कि संविधान के भाग, सभी भागों को याद करने की ट्रिक्स क्या हैं, कैसे आप उन्हें हमेशा याद रख सकते हैं। तो जाइए संविधान के भाग वाला वो वीडियो देख लीजिए, आपको कभी संविधान के भाग नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी। क्लियर? तो केंद्र राज्य संबंध किसमें है? भाग 11 में। चलिए, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अभी उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र दिया है जगदीप धनखड़ जी ने। ये सवाल आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति जी का जो त्याग पत्र है वो किस आर्टिकल में है? ये सवाल आने की संभावना है या नहीं है? बिल्कुल है। किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है बताइए? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखित रूप से किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। और जगदीप धनखड़ जी ने जो अपना त्याग पत्र सौंपा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत सौंपा है? 67A के अंतर्गत सौंपा है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसमें है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 66 में है। मैंने आपको ये चीज बताई थी। 67 उनके कार्यकाल के बारे में बताता है। 67 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल कितना होगा। क्लियर? और 66 हमें यह बताता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 64 हमें क्या बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। क्लियर? तो मैं फिर से गुजारिश कर रही हूं कि उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड जितने आर्टिकल हैं प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किससे संबंधित है? 67A से। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते किसी को हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत भी। बल्कि जो राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है उसमें ये मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इनमें नई चीज क्या है? ये मनोनीत सदस्य। क्योंकि जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो उसमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति जी द्वारा वो भी पार्टिसिपेट करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। छोटी छोटी बारीकियां हैं, छोटी छोटी, यही पूछा जाएगा और यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है ये चीजें। तो किसके अंतर्गत त्यागपत्र है? 67A के अंतर्गत। कार्यकाल किसमें है? उपराष्ट्रपति जी का 67 में है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि और राज्यसभा के मनोनीत प्रतिनिधि।
मनोनीत सदस्य। क्लियर। और राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 64 में, कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये किस में है? ये आर्टिकल 64 में। इतनी चीजें आपको एक जगह यहाँ पे पढ़नी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी का प्रेरणा स्रोत कौन सा देश रहा है, कौन सा संविधान रहा है? डीपीएसपी हमने किस देश से अडॉप्ट किए? बताइए, डीपीएसपी हमने किस देश से अडॉप्ट किए? नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? ब्रिटिश, अमेरिकी, फ्रांसीसी, आयरिश। तो डीपीएसपी हमने लिए हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? आयरलैंड से। हमने कहां से लिए हैं डीपीएसपी? आयरलैंड से लिए। नीति निर्देशक तत्व बेसिकली कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। पहली चीज। अब ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय विशेषाधिकार। आप सबको पता है जो हमारे यहाँ संसद है वो किस किस रूप में है? वो ब्रिटेन से ही ली गई है। जो संसद का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और एक चीज क्या ली है? महाभियोग जो राष्ट्रपति पर होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। इतनी चीजें याद रखिएगा। और फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता, और एक चीज क्या थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वो किससे लिया हमने? फ्रांसीसी रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से लिया। इतनी चीजें आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण है। क्लियर। डीपीएसपी पूछा था, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया है नीति निर्देशक तत्व? तो आयरलैंड के संविधान से लिया। क्लियर। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरी, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है? संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है वो ब्रिटिश संविधान से ही हमने लिया है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकारों को लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। क्लियर। इतनी चीजें आपको याद रखनी है और ऐसे ही पढ़ना है। मैं अभी जितनी भी इससे रिलेटेड क्लास लूंगी, चाहे आप सोशल साइंस कह लीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कह लीजिए, कुछ भी आप कहिए, क्योंकि सोशल साइंस भी क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही है वो। तो मैं ये जो भी क्लासेस लूंगी इसमें आपको मैं एक वीडियो में मोस्ट ऑफ द 100+ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि आपको एक जगह बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है उन लोगों तक जिन्हें आप चाहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपका काम। और मुझे बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और आपने अगर किसी को शेयर किया होगा तो भाई वो भी बताएंगे कि वो कहाँ से देख रहे हैं। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल है? ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल है? बताइए। 40, 41, 51, 32। बताइए ग्राम पंचायतों की स्थापना किस आर्टिकल में? देखिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है आर्टिकल 40 में। क्लियर। और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी। ये किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी। डीपीएससी संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में क्या बताता है? आर्टिकल 40 बताता है। आर्टिकल 41 हमें बताता है रोजगार और शिक्षा। रोजगार और शिक्षा देने का काम किसका है? पंचायतों का है। तो ये एक बात क्या कहता है? आर्टिकल 41 रोजगार और शिक्षा के बारे में बताता है। 51 क्या है? 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात क्या करता है? आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? आर्टिकल 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना किसमें है? ग्राम पंचायतों की स्थापना बेसिकली डीपीएसपी के भाग 4 में आर्टिकल 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की गठन का प्रावधान है। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 हमें बताता है कि रोजगार और शिक्षा पाने का जो अधिकार है वो लोगों को है। तो रोजगार और शिक्षा देने का कार्य आर्टिकल 41 में। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
क्लियर। यहाँ से प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके आर्टिकल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और सवाल भी यही पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर से आ गए उपराष्ट्रपति, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है उपराष्ट्रपति, तो ये ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में आपको सारी चीज़ें जाननी है। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम, रुक जाइए। चलिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान, चुनाव से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है जो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? 64, 65, 66 और 69। बताइए उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या बताता है? मैंने अभी बताया था आपको कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जब मैं आर्टिकल्स पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या बताता है। चुनाव के बारे में बताता है आर्टिकल 66। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में क्या बताता है? आर्टिकल 66। 64 क्या बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये प्रावधान कौन करता है? ये प्रावधान करता है आर्टिकल 64। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है कि 66 में क्या है? 66 में चुनाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव है। और 64 क्या प्रावधान करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्लियर। तो चुनाव पूछा है तो चुनाव क्या हो जाएगा? आर्टिकल 66 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर। और 67 जो है वो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है पार्ट है पॉलिटी का। अगर उसका मन है एग्जामिनर का कि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाह रहा है तो वो ये नहीं पूछेगा कि जो चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल में है, वो ये पूछ लेगा कि भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। बिल्कुल पूछ सकता है क्योंकि उसे करंट से पूछना है ना सवाल, वो नहीं जाएगा स्टैटिक पार्ट पूछने आपसे। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी चुने गए हैं, ये फरवरी 2025 में इनकी नियुक्ति हुई है। बताइए, राजीव कुमार, सुखबीर सिंह, ज्ञानेश कुमार या अनूप चंद्र पांडे? तो भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो भारत के वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। क्रम याद रखिएगा, 26 नंबर के हैं। भारत का चुनाव आयोग किस आर्टिकल में है? तो भारत का चुनाव आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 324 में। 324 ये प्रावधान करता है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। कितने मेंबर्स होते हैं? तो 1989 में इसमें 3 सदस्यीय निकाय हुआ करते थे जो 1990 तक रहे। फिर 1990 से लेके 1993 तक ये फिर से क्या हो गया? एक सदस्यीय निकाय हो गया। और 1993 से इसमें फिर से 3 सदस्य होते हैं जिसमें से एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर कि 1989 से पहले एक चुनाव आयुक्त होता था, बस एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। 1989 में ये प्रावधान किया गया कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 और लोग आए गए, तो ये 3 सदस्यीय निकाय हो गया और 90 तक ये 3 सदस्यीय ही रहा। 1990 से 93 के बीच में इसको फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया और 1993 से अब वर्तमान स्थिति तक 1993 से लेके आज तक भारत का जो चुनाव आयोग है वो कितने सदस्यीय निकाय है? 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्लियर। जो चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी वो पहले पूरा कर ले। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी वो पहले पूरा कर ले। क्लियर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार जी हैं। किस नंबर के हैं? 26 नंबर के। और सदस्य जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय कब बनाया गया? तो ये 1989 में बनाया गया था, लेकिन 1990 में ये फिर से एक सदस्यीय हो गया और 1993 से लेके आज तक ये स्थिति बनी हुई है कि भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय, मतलब 3 मेंबर्स हैं उसमें। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। कभी सवाल आ जाए कि इनके सदस्यों और अध्यक्षों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए वो होता है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 324। जो बेसिकली चुनाव आयोग का पूरा प्रावधान है, इसके कार्य, इसकी शक्तियां, वो है 324 से लेके 329 तक। ये है सही तरीका पढ़ने का, ऐसे पढ़ा जाता है। पॉलिटी पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चीज़ें ऐसे हमें पता चलती हैं। इस तरीके से पढ़ने से हमें जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो प्लीज़ फोकस्ड रहिएगा लास्ट तक। ये क्लास और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है
और पॉलिटी में मुझे तो नहीं लगता है कि क्लास लेने के बाद आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। किस क्रम के हैं? क्रम भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि किस क्रम के हैं, तो आपको ये बात याद रखनी। अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है बताइए? आर्टिकल 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, कि ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताता है, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति की अवधि बताता है। बताइए आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है? बेसिकली आर्टिकल 52 है वो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है, लेकिन अब आप ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए ताकि आपको जब मैं बताऊं तो चीज़ें रिकॉल रहे कि हाँ आर्टिकल 52 में हमें क्या बताया गया था। आर्टिकल 52 हमें ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब आज राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 53 हमें ये बताता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। 54 क्या बताता है? 54 हमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। 55 हमें क्या बताता है? 55 हमें बेसिकली चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है उसके बारे में क्या बताता है? 55। 56 हमें क्या बताता है? जल्दी बताइए। 56 हमें बताता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल के बारे में। 57 हमें क्या बताता है? 57 हमें क्या बताता है? बहुत भारी गई जगह। 57 हमें बताता है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि जो भारत का राष्ट्रपति जो बनता है वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन उसे सेम प्रोसेस को फॉलो करना होता है। 58 हमें राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। 60 हमें बताता है शपथ के बारे में। 61 हमें बताता है महाभियोग के बारे में, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है। क्लियर? और 62 हमें बताता है पद रिक्ति के बारे में। राष्ट्रपति के यहाँ जगह भर गई है तो हम लिखे कहाँ भाई? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आर्टिकल 52 हमें क्या बताता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 में क्या है? ये निर्धारित करना कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 53 हमें क्या बताता है? 53 हमें बताता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 क्या बताता है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। और 55 चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है। 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन करता है कि राष्ट्रपति कितने सालों तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेंगे। 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कि दोबारा वो राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं या नहीं चुने जा सकते हैं। तो बिल्कुल भारत के जो राष्ट्रपति एक बार इलेक्ट होते हैं वो कई बार चुने जा सकते हैं, लेकिन उनको सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। 58 हमें क्या बताता है? राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। 60 में क्या है? 60 में शपथ का प्रावधान है राष्ट्रपति की। 61 क्या बताता है? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात की गई। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिखूँ कहाँ इसे? चलिए मैं कुछ तो लिख ही देती हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको, जैसे 58 है। 58 क्या बताता है? योग्यता के बारे में बताता है, योग्यता के बारे में बताता है। 60 क्या बताता है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। 61 क्या बताता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग बताता है, महाभियोग के बारे में बताता है। क्लियर? और 62 पद रिक्ति के बारे में बताता है, कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है तो उनके कार्यकाल के पूरा होने के पहले चुनाव करवाए जाने हैं। तो उसका प्रावधान आर्टिकल 62 में है कि राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने से पहले, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करवा लो। तो किसमें है? 62 में। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे आर्टिकल, तो परेशान मत होइएगा। तो 52 क्या बताता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की शपथ किस में? 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में है? 61 में। क्लियर? मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? जल्दी बताइए कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। बताइए मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया है। फ्रांस से हमने क्या लिया था? फ्रांस से हमने 3 वर्ड लिए थे, कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 वर्ड कहाँ से लिए थे? फ्रांस की क्रांति से। ब्रिटेन से क्या लिया था? ब्रिटेन से लिया था संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद का प्रावधान वर्तमान में है ना, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो ये याद रखना है। जापान से हमने क्या लिया है? बताइए, जापान से क्या लिया है? मैंने कहा था सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगी, कुछ तो आपसे भी इंटरेक्शन हो मेरा, आप भी तो कुछ बताइए। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देने पर कार्यवाहक कौन बनता है? अभी अचानक ही तो इस्तीफा दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, अचानक ही तो इस्तीफा दिया है। तो अब सवाल ये आ जाएगा कि इनके अचानक इस्तीफा देने पे अब इनका पदभार कौन संभालेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो आप सबको पता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किसके सभापति होते हैं? आर्टिकल 64 क्या बोल रहा था? आर्टिकल 64 हमें क्या बता रहा था? आर्टिकल 64 हमें बता रहा था कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति हैं। तो जब उपराष्ट्रपति ही नहीं रहेंगे तो सभापति भी नहीं रहेंगे, तो सभापति की अनुपस्थिति में कार्य कौन संभालेगा? राज्यसभा का उपसभापति। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हैं, चीजें याद रहेंगी उससे। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? आर्टिकल 64 हमें बताता है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति ने ही इस्तीफा दे दिया है तो राज्यसभा का सभापति भी तो अब कोई नहीं रहेगा, तो राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में काम कौन संभालेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। तो ये याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति जी अचानक इस्तीफा दे देंगे तो कौन कार्य संभालेगा? राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता डीपीएसपी के किस आर्टिकल में? 39A, 38, 48A और 40, बताइए। जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि जो भारत का हर नागरिक है उसको न्याय तक पहुंच आसानी से मिलनी चाहिए। तो जो निःशुल्क विधिक सहायता मतलब वकीलों से परामर्श है, उसको जो न्याय मिलना है वो उसको निःशुल्क मिले। हर इंसान की कोर्ट तक पहुंच हो ताकि उसको न्याय उचित तरीके से मिल सके अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसी का प्रावधान है आर्टिकल 39A में। क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वो किसमें है? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आर्टिकल 39A में। ये याद रखिएगा। 38A क्या बताता है? 38 हमें बताता है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किसमें है? लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन है आर्टिकल 38 में। 48A क्या बताता है? 48A बेसिकली पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। और 40 क्या करता है? अभी हमने इसका क्वेश्चन किया है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में बताता है। और ये सभी आर्टिकल, ये जितने भी आर्टिकल हैं वो संविधान के कौन से भाग से रिलेट कर रहे हैं? बताइए। जितने भी आर्टिकल हैं वो संविधान के कौन से भाग से रिलेट करते हैं? जल्दी बताइए, बताइए। डीपीएसपी। आपको पता है कि संविधान में जो डीपीएसपी हैं वो किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? 36 से लेके 51 तक है। तो ये सारे आर्टिकल से रिलेट कर रहे हैं डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से। रेड शायद आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसे ग्रीन में लिख देती हूँ। तो किस में है? भाग 4 में है, डीपीएसपी से रिलेट करता है। भाग 4 डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तो याद रखिएगा कि समान निःशुल्क और विधिक सहायता किसमें है? 39A में। 38 लोक कल्याणकारी राज्य, 48A पर्यावरण संरक्षण की बात और 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। क्लियर? इस तरीके से ना हम धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स कवर कर लेंगे। और आर्टिकल्स ही पॉलिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आर्टिकल्स ही। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अभी जब हमने पढ़ा था कि भारत की 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेश कुमार जी। तो मैंने बताया था आपको कि जो चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल में। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि चुनाव आयोग किस आर्टिकल में। बताइए।
चुनाव आयोग का गठन है वो किसमें है, आर्टिकल 324 में है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा। और 329 क्या प्रावधान करता है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, न्यायालय के चुनावों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो अगर कभी आता है कि 329 किससे रिलेट करता है, तो बेसिकली जो 329 है वो क्या कर रहा है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुनाव आयोग उसे हैंडल कर लेगा। 326 किससे रिलेट करता है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार से संबंधित। क्लियर, इतनी चीजें याद रखिएगा आप कि भारत का चुनाव आयोग किस में है, 324 में है। 326 वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष जिसको भी उम्र जिसकी हो गई है वो चुनाव में वोट कर सकता है। और 329 न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है चुनावी प्रक्रिया में, कि चुनावी प्रक्रिया में अगर कुछ धांधली होती है, कुछ होता है, तो वो चुनाव आयोग हैंडल कर लेगा, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो वो 329। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 74 क्या प्रावधान करता है, बताइए। आर्टिकल 74 क्या बताता है, राष्ट्रपति संसद को आदेश देने का अधिकार है। बेसिकली जो आर्टिकल 74 है वो हमें ये बताता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 किसका प्रावधान है, 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। बहुत ज़्यादा हैक्टिक मत लीजिए, इस चीज़ को आसानी से समझते हैं कि 74 में क्या है, 74 में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संसद में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति। ये सवाल आता है हमेशा कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि ये सवाल आता है कि जो मंत्रिपरिषद है भारत की, उसका उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है, तो वो होता है लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से होता है राष्ट्रपति के प्रति। क्लियर, चलिए परेशान मत होइएगा। ये जो सेशन स्टार्ट किया गया है उनसे पूछिएगा जिनके लिए सीरीज चालू की गई थी, बिहार के लिए जिनके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चालू की गई थी, उन्होंने विश्वास किया, उन्हें एग्जाम हॉल में 15 से 20 क्वेश्चन सीरीज से देखने को मिले हैं, और 15 से 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं किसी एग्जाम में एज इट इज़ आ जाना। तो आपसे भी इतना ही अनुरोध है कि थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, डेली वीडियो अपलोड होंगे, उन्हें देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको एज इट इज़ छपे मिल जाएंगे। वर्तमान यूपीएससी चेयरमैन कौन है, बताइए। यूपीएससी चेयरमैन वर्तमान में कौन है, करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अभी हाल ही में बनाए गए ना, कौन बनाए गए, मई 2025 में प्रीति सूदन, अजय कुमार, मनोज सोनी, दीपक गुप्ता। यूपीएससी संविधान के किस आर्टिकल में है, यूपीएससी है संविधान के 315 से लेके 323 में। किस आर्टिकल में यूपीएससी का प्रावधान, 315 से लेके 323। यूपीएससी संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 14 के अंतर्गत आता है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्लियर, तो यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन अभी बनाए गए हैं अजय कुमार जी, मई 2025 में इनका नियुक्ति हुई है। तो कौन है यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन, अजय कुमार जी। और कौन से आर्टिकल में है, 315 से लेके 323 में है। कौन से भाग में है, तो भाग 14 में है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। क्लियर, चलिए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, 8, 10, 12, 14। जब हमारा मूल संविधान बना था, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। सवाल आता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान पूछा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में है 12 अनुसूचियां। और मूल संविधान पूछता तो कि जब संविधान बना था तो मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, फिर कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दे देती हूँ आपको कि पहली अनुसूची जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची, जो किससे संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी, और कब जोड़ी गई, 1951 में। दूसरी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो किससे संबंधित थी, दल बदल से संबंधित थी, और ये कब हुआ था, 1985 में। तीसरी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किस
संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वां किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और ये कब आया था? 73वां संविधान संशोधन 1992। और एक है 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992। और इसके अंतर्गत किसका प्रावधान था? नगरीय निकायों का। नगरीय निकायों का। क्लियर? तो ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। फिर 4 अनुसूचियां कब जोड़ी गई हैं? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से 1951 में। दूसरा, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। वो किससे संबंधित थी? दल बदल से। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ये किससे संबंधित था? पंचायती राज से। और 12वां संविधान संशोधन, माफ करिएगा थोड़ा सा बोलते बोलते बिल्कुल, 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो किसके अंतर्गत? 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत। और ये किससे संबंधित है? नगरीय निकायों से। क्लियर? चलिए, इतनी चीजें याद रखिएगा एक जगह कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में फिर जुड़ी हैं 4। और 4 कौन कौन सी जुड़ी हैं ये भी याद रखिएगा। वर्तमान जो कैग है वो भारत के कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के वर्तमान कैग कौन है? कैग का क्या काम होता है? जो भी भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका जो भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है उसका निरीक्षण करता है वो, कि कितना आय हुई है और कितना व्यय किया गया है, चीज़ें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, इन सारी चीज़ों की जांच कैग द्वारा की जाती है। और वर्तमान कैग कौन है बताइए? अभी इनकी नियुक्ति हुई है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि ये पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन ये एज इट इज़ करंट का भी पार्ट है, तो हो सकता है करंट से ऐड ऑन करके पॉलिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जो नई नियुक्तियां हुई हैं अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में भारत के नए कैग बनाए गए हैं के संजय मूर्ति जी। और याद रखिएगा कि जो कैग का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में कैग का प्रावधान है। और कौन बनाए गए हैं नए कैग? तो नए कैग बनाए गए हैं के संजय मूर्ति जी बनाए गए। क्लियर? तो ये बात आप याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के नए कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति जी। कैग का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा हमने किस देश से ली है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय किससे लिया है? रशिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से? बताइए बताइए, न्याय का प्रावधान किससे है? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान हमने लिया है रशियन क्रांति से, रूस की क्रांति से। फ्रांस से क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये किससे लिया है? फ्रांस की क्रांति से। जर्मनी से क्या लिया है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान लिया है। और आपातकालीन प्रावधान संविधान के कौन से भाग में? भाग 18 में। और जापान से मैंने पूछा ही आपसे, तो मैं नहीं बताऊंगी, वरना फिर आप यही कर देंगे कमेंट। बताइए जापान से क्या लिया हमने? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। क्लियर? फ्रांस से क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रावधान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी कि 73वां संविधान संशोधन आया, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके अंतर्गत क्या जोड़ी गई संविधान में? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और वो किससे संबंधित थी? बताइए, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, लोकसभा सीटें, पंचायती राज या उच्च शिक्षा में आरक्षण? तो मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित थी? पंचायती राज से संबंधित थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जा सकता है? अगेन आई एम रिपीटिंग कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी चीजें हैं गांठ बांध लीजिए, एग्जाम में आनी ही आनी है। पता चले यही क्वेश्चंस उठा के रख दे वहां पे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वालों बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें हैं, मैं समझ सकती हूँ। कारण ये है कि कहीं भी इसका सिलेबस जो आपको सामने आया है तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं कि पेपर ऐसा आएगा।
और वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ने का समय नहीं है कि आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी वही लोग सोशल साइंस में 20 में 20 नंबर पा पाएंगे, जो अभी शिक्षक परीक्षा होने वाली है। और MPPSC वालों के लिए तो ये क्लास रामबाण है, क्योंकि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन एक जगह कवर हो रहे हैं आपके, तो आपके लिए ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी कि आपको कहीं और कुछ नहीं पढ़ना। ये वीडियो उठाया, देख लिया, पॉलिटी के सारे पोर्शन कवर, सारी चीज़ें एक जगह कवर। तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और हाँ, अगर वीडियोस ऐसे ही चाहिए और अगर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए जब नई वीडियोस आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, तो नई जब वीडियो आएंगी तो वो आपको मिल जाएंगी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में। बताइए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। तो भैया, जब ये राज्यसभा के सभापति हैं तो प्रस्ताव भी कहाँ आएगा? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति हैं? राज्यसभा के। तो इनको हटाने का प्रस्ताव भी सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। और फिर लोकसभा क्या देता है? इस पर सहमति देता है। लोकसभा क्या देता है? सहमति देता है। तो याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है? केवल राज्यसभा में रखा जाता है। क्लियर। चलिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिन्हें संविधान संशोधन याद करने में दिक्कत है, वीडियो देख लीजिएगा एग्जाम डायरी के यूट्यूब चैनल में। संविधान के भाग नाम से है, उसमें ट्रिक्स के साथ बताया गया है भाग याद करने की ट्रिक। जैसे मैंने उसमें ये भी बताया है कि भाग 18, जब हम 18 की उम्र में जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? आपातकाल, कि अब हमें करियर भी देखना है। हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि कुछ करो भाई, अब तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है। तो जैसे ही हम 18 साल के होते हैं, हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है? आपातकाल। बहुत सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। तो आपातकाल किस में है? भाग 18 में है। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हैं, तो वहाँ जाके वो वीडियो देख लेना है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है? तो संविधान संशोधन है भाग 20 में। कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन प्रक्रिया? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से अडॉप्ट की गई है? तो साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की गई। क्लियर। और भाग 18 में क्या है? आपातकाल। अब बता दीजिए 19 में क्या है? 19 में प्रकीर्ण। प्रकीर्ण बेसिकली क्या होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कानूनी सुरक्षा मिलती है, उनको कानूनी सुरक्षा। वही आर्टिकल, वही संविधान के भाग 19 में है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है ना कि प्रकीर्ण क्या है, प्रकीर्ण क्या है। प्रकीर्ण मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं उनको कुछ कानूनी सुरक्षाएं दी जाती हैं उनके कार्यकाल के दौरान। उसी का वर्णन है आर्टिकल 19 में। और 21 क्या है? 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान ये क्या होते हैं? संक्रमणकालीन प्रावधान, ये संक्रमणकालीन, जो जैसे आप जानते हैं नागालैंड है, मिजोरम है, ये कुछ विशेष राज्य हैं। इन्हें दर्जा दिया जाता है ना कुछ विशेष राज्यों का। तो यहाँ की कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, यहाँ पाई जाने वाली कुछ अलग से ट्राइब्स हैं, तो इसके कारण इन्हें कुछ विशेष रूप से दर्जा दिया जाता है। उन्हीं का वर्णन आर्टिकल जो भाग है वो 21 में है। तो अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान में क्या है? जो ये कुछ स्टेट हैं जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ पे तो ऐसे एरिया को किस में रखा गया है? संविधान के भाग 21 में रखा गया है। क्लियर। चलिए, तो आपातकाल किस में? 18 में। संविधान संशोधन पूछा था किस में है? 20 में है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। चलिए, राइटिंग थोड़ा सा इसमें सही अभी आती नहीं है मेरी, तो कोऑपरेट करिएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बताइए। उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जल्दी बताइए। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। इसके लिए एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 56(1)(a। इसके अंतर्गत जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को क्या देते हैं? क्या देते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। क्लियर।
तो ये चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र लिखित रूप से किसे देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत। और राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम होता है मुख्य न्यायाधीश का। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश का, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ना है। भाई मैं पानी पी लूं, बहुत ज्यादा गर्मी। क्लियर? तो किसे दे रहे हैं राष्ट्रपति त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति को दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संविधान की कौन सी अनुसूची में है? राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायाधीश के वेतन किस में है? ये पूछा गया है कि वेतन का प्रावधान इनके कौन सी अनुसूची में है? दूसरी में, तीसरी में, पांचवी में, नौवीं में? बताइए कौन सी अनुसूची में? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के जो वेतन का प्रावधान है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में है। तो वेतन का प्रावधान इनके किस में है? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या है? इनकी शपथ का प्रावधान है। तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। ये याद रखिएगा। संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड वीडियो भी अपलोडेड है, देखना हो तो। पांचवी अनुसूची में क्या है? ST/SC क्षेत्रों का प्रशासन की बात की गई, ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। नौवीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों का प्रावधान। तो ये चीजें आपको इतनी यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से रिलेट करती है, तीसरी शपथ के बारे में बताती है, पांचवी ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताती है, और नौवीं अनुसूची किससे रिलेट करती है? मैंने लिख दिया था लेकिन मैंने मिटा दिया क्योंकि आपको बताना है। चलिए भाई, मैं भी पढ़ा रही हूँ तो आप पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेक्शन आपसे कब होगा? जब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी आपसे और आप उसका मुझे रिप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या है नौवीं अनुसूची में? और जिन्हें नहीं पता है वो जाकर वो वीडियो देख के आइए जो अनुसूची वाला मैंने पढ़ाया है। पॉलिटी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने आपके एग्जाम के लिए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी काफ़ी सारी आपको हेल्प हो जाएंगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट MCQ है। अदरवाइज आपके सोशल साइंस के लिए और MPPSC के लिए ये वीडियो तो पॉलिटी वाला मुझे ऐसा एज इनफ लगता है। मुझे लगेगा कि और भी वीडियो मुझे लाने चाहिए पॉलिटी से रिलेटेड, तो मैं एक और वीडियो इसके लिए ला दूंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे आपके। हम ऐसे ही हिस्ट्री लाएंगे और ऐसे ही ज्योग्राफी का ला देंगे, आपका सोशल साइंस का जो मेजर पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए? कि वो भारत का नागरिक हो और राज्यसभा के पद के, जो राज्यसभा के लिए योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, 35 वर्ष। क्लियर? और योग्यता में भारत के नागरिक हो और भारत के राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। नीति आयोग के नए CEO अभी बनाए गए हैं, कौन है? बताइए। नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें मैं इंस्टाग्राम पे एग्जाम डायरी का जो चैनल है उस पर भी मैं चीजें आपको याद करवाती रहती हूँ, मैं उसमें भी अपलोड करती रहती हूँ। तो जाके आप वो इंस्टाग्राम चैनल भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको शॉर्ट वीडियोज हैं एग्जाम से रिलेटेड, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग के अभी CEO कौन बनाए गए हैं? VVR सुब्रमण्यम जी बनाए गए अभी हाल ही फिलहाल में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी। सुमन बेरी जी। इतनी चीजें आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण हैं। नीति आयोग खत्म। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? VVR सुब्रमण्यम। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन बेरी जी। क्लियर? चलिए, भारत के कैग का कार्यकाल का प्रावधान किसमें है? बेसिकली पूछा है कि जो भारत का कैग है उसका, कहाँ चली गई पेन भाई? भारत का जो कैग है उनके स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 146, 148, 149, 151। जल्दी बताइए, भारत का कैग किसमें है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जल्दी बताइए। 148 में क्या बताया गया है भारत के कैग के बारे में? कि भारत के कैग के स्वतंत्र कार्यकाल के बारे में बताया गया है। 149 में उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, कार्यों और शक्तियों के बारे में वर्णन है।
बेसिकली 151 में वो रिपोर्ट किसको देते हैं, उस रिपोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो कैग के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान किसमें है, कैग के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान है आर्टिकल 148 में। 149 क्या बताता है, कैग के कार्यों और शक्तियों के बारे में बताता है 149। और 151 में क्या है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, तो रिपोर्टों के प्रस्तुतिकरण की बात की गई है 151 में। इतनी चीजें आपको याद रखनी। चलिए आर्टिकल 53 में क्या है, मैंने आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ाए थे ना, और मैंने बोला था कि 52 में क्या है, 52 हमें ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, सॉरी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का जो पद था वो किसमें था, 52 में। और 53 क्या कह रहा था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा था, 53। तो क्या 53 के अंतर्गत कहीं है क्या, ये पढ़िए, राष्ट्रपति की शपथ, कार्यपालिका शक्ति, महाभियोग और रिक्ति की स्थिति में चुनाव। बताइए, बिल्कुल सही। 53 किसके बारे में बताता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति की शपथ किसमें है, आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किसमें है, 61 में है। और रिक्तता की स्थिति में चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, किसमें है, 62 में है। तो ये आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का एक पद होगा 52। 53 क्या बोलता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, उसका प्रावधान है आर्टिकल 61 में। 62 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के पहले वहां पे चुनाव कराए जाएंगे और उसका पद भरा जाएगा। तो ये है आर्टिकल 62 में। क्लियर। चलिए सब पढ़ेंगे, पॉलिटी का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक सर थे, वो हमें बोला करते थे कि मैं सब पढ़ा डालूंगा, तो बस वही मुझे लाइन याद आ गई कि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चिंता नहीं करना है। 20 नंबर हैं तो गारंटी मैं देती हूँ कि 20 भी आ सकते हैं। और फिर कमेंट करके बताइएगा कि इतनी चीज़ें पढ़ ली थी कि कुछ इससे हट के आया ही नहीं। और 20 नंबर का आना है ना उसमें, आपके वो टीचर वाले में, तो 20 आउट ऑफ 20 आएंगी। और MPPSC वाले यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें आती हैं। और आपके MPPSC में भी जो ये चीज़ें पूछी जाती हैं और आप गलत करके चले आते हैं क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होता है। तो प्रीलिम्स के लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। DPSP की कुल कितने अनुच्छेदों में व्यवस्था है, DPSP कितने आर्टिकल्स में है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो DPSP बेसिकली कितने आर्टिकल्स में है, DPSP है आर्टिकल 36 to 51। कितने अनुच्छेदों में है, 16 अनुच्छेदों में। तो DPSP का प्रावधान किसमें है, 36 to 51। DPSP संविधान के कौन से भाग में है, DPSP संविधान के भाग 4 में है। और 36 to 51 इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। क्लियर। चलिए क्या है 51 में, मैंने क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो किस देश से लिए गए हैं, कितनी बार बताएं भाई, बार बार तो बता चुके हैं। बताइए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के प्रावधान कहाँ से लिए गए, बिल्कुल सही, फ्रांस से लिए गए हैं। रशिया से क्या लिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से। और अमेरिका से क्या लिया है, बहुत सारी चीजें, जिनमें से बहुत महत्वपूर्ण है क्या, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक समीक्षा। ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला आर्टिकल कौन सा है, अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है, 16, 17, 18, 19। बताइए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना शायद। हाँ, मैंने बताया था कि अस्पृश्यता का अंत किसमें है, आर्टिकल 17 में है। 16 हमें क्या बताता है, 16 हमें बताता है अवसर की समानता के बारे में। तो अवसर की समानता किसमें है, अवसर की समानता है 16 में। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई है। और 18 क्या बताता है, 18 बताता है उपाधियों के अंत की बात, उपाधियों के अंत की बात। और 19 में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये चीज याद रखिएगा कि 16 में क्या है, अवसर की समानता है। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी की बात की गई है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की। 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और 19 में
फ्रीडम टू स्पीच की बात है। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त करने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अनुसूची शपथ के फॉर्म निर्धारित करती है? शपथ किस अनुसूची में है? अभी मैंने बताया था शपथ कौन सी अनुसूची में है, बताइए। दूसरी, तीसरी, छठी, नौवीं, जल्दी बताइए शपथ कौन सी अनुसूची में है। तो मैंने आपको बताया था दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। छठी अनुसूची क्या बताती है? जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, लिख देती हूँ सारे नाम आपके लिए थोड़ा सा सही होंगे। छठी अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात की गई है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ के प्रशासन की बात की गई है छठी अनुसूची में। नौवीं अनुसूची मैंने पूछी है तो मैं नहीं बताऊंगी। नौवीं अनुसूची मैंने पूछी है आपसे कि नौवीं अनुसूची में क्या है, बताइए। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं। शपथ पूछा था तो शपथ तीसरी में है। छठी में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। तो छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात है। नौवीं अनुसूची में क्या है? कमेंट करिए। चलिए बताइए, एग्जाम देने जा रहे हैं ना आप, बताइए। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, मुरली कल्याणम, उर्जित पटेल। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही, 1935 में हुई थी। 1934 आरबीआई एक्ट के अंतर्गत हुई थी। क्लियर? अब मुझे बताइए वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर अभी बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा जी। तो याद रखिएगा आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन बनाए गए हैं? संजय मल्होत्रा जी बनाए गए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर भी बनाई गई हैं, उनका नाम भी याद रखिएगा। उन डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है? एक सेकंड में यहीं पे लिख देती हूँ। जो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही फिलहाल में अपॉइंट हुई हैं, उनका नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी। तो ये क्या बनाई गई है? डिप्टी गवर्नर बनाई गई है। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर में अंतर होता है, याद रखिएगा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, और आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर अभी बनाई गई है कुछ दिनों पहले, वो है पूनम गुप्ता जी। तो हो सकता है कि इस बार डिप्टी गवर्नर पूछे क्योंकि अभी अपॉइंट हुई है वो। क्लियर? तो कौन बनाई गई है नई डिप्टी गवर्नर? पूनम गुप्ता जी। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर दोनों में अंतर होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस आर्टिकल में? मैंने जब ये बताया था कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार जी। तो मैंने बताया था कि यूपीएससी कौन से आर्टिकल में, बताइए। देखिए, जब हम कोई एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ना और हम उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें प्रॉफिट ये होता है कि हमसे बाकी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम वहाँ ये पढ़ रहे थे कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, यही पढ़ रहे थे, तो उससे रिलेटेड हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो हमारे लिए ये आसान हो गया कि जो यूपीएससी है वो कौन से आर्टिकल में है। 315 से 323 बता चुके हैं। और संविधान के कौन से भाग में है यूपीएससी? भाग 14 में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान? ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार जी बनाए गए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतनी चीज़ें यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। किस भाग में है? भाग 14 में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार जी को बनाया गया है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? 42वां, 44वां, 52वां, 73वां? तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है क्या? अभी मैंने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संविधान में मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे बना दिया गया है एक कानूनी अधिकार। क्लियर? 52वां संविधान संशोधन 1985 ये किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है और इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 ये क्या करता है? पंचायती राज का प्रावधान करता है। पंचायती राज का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत संविधान में कौन सी नई अनुसूची आई? 11वीं अनुसूची आई। पढ़ना ऐसे, ये तरीका है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। इसी के द्वारा क्या हुआ था? स्वतंत्रता, समानता,
नहीं, इसी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा बनाया गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? कौन सा एक नया आर्टिकल आज जोड़ा गया था? आर्टिकल 300A। और 52वां किससे संबंधित है? दल बदल से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां 1992 पंचायती राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद 75(1)A मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। आर्टिकल 75(1)A हमें मंत्री परिषद के आकार के बारे में बताता है। तो क्या प्रावधान करता है वो? कि मंत्री परिषद का जो आकार है वो लोकसभा सदस्यों का 10% होगा, कि लोकसभा सदस्यों का 15% होगा, लोकसभा सदस्यों का 20% होगा, कि लोकसभा सदस्यों का 25% होगा। बताइए। तो जो ये आर्टिकल है 75(1)A हमें ये बताता है कि जो मंत्री परिषद का आकार है वो लोकसभा के जितने टोटल मेंबर हैं, मान लीजिए वर्तमान में लोकसभा के मेंबर 543 हैं, तो उनका कितना होगा? 15% होगा, 15%। और इनका 15% कितना होता है? 81 पॉइंट समथिंग आता है। तो मंत्री परिषद में कितने टोटल मेंबर होंगे? 81 मेंबर होंगे। तो ये बता रहा है ये कि मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? लोकसभा सदस्यों का 15%। तो लोकसभा सदस्य मान लिए हमने कितने हैं? मान लीजिए कि लोकसभा सदस्य 543 हैं और उनका 15% कितना हुआ? 81 के आसपास। तो मंत्री परिषद का आकार कितना होगा? मंत्री परिषद में टोटल कितने मेंबर होंगे? 81 मेंबर होंगे। इतनी ही बड़ी मंत्री परिषद हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो मंत्री परिषद कितनी होगी? जितने भी लोकसभा सदस्य हैं उनका 15% ही हो सकती है। तो मतलब 81 मेंबर्स ही मंत्री परिषद में रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो कितनी होगी मंत्री परिषद का आकार? लोकसभा सदस्यों का 15%। क्लियर? चलिए, उपराष्ट्रपति की सीट खाली होने पर अगले चुनाव समय की सीमा क्या होती? मान लीजिए जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो अब कितने समय के अंदर चुनाव कराने होंगे उपराष्ट्रपति के? बताइए। 30 दिन के, 60 दिन के, 90 दिन के, 180 दिन के। अभी उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया है, तो कितने दिन के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है? तो 60 दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का पद जरूरी होता है भरना। और जो ये मैं ये भी बता दूं, ये चीज आपको याद रखनी है कि जो अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो ये पूरे 5 साल के लिए होगा, पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए होगा, ना कि जो जगदीप धनखड़ जी का बचा हुआ कार्यकाल था वो पूरा करने के लिए। पूरे जो भी चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति वो पूरे 5 साल के लिए चुने जाएंगे। तो कितनी समय सीमा होती है अगले चुनाव की? 60 दिन होती है। 60 दिन के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है उपराष्ट्रपति का। आरबीआई में दूसरी महिला डिप्टी गवर्नर, वही सवाल जो मैंने आपको बताया है कि आरबीआई की महिला डिप्टी गवर्नर चुनी गई हैं। उर्जित पटेल जी, पूनम गुप्ता, दीपा खन्ना, दीप्ति शर्मा। बताइए, पूछा गया है आरबीआई की दूसरी महिला डिप्टी गवर्नर के पद पर हाल ही में कौन नियुक्त हुआ है? अभी का करंट है 2 अप्रैल 2025 का। किसकी नियुक्ति हुई है? तो मैंने आपको बताया था कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा जी। और आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनाई गई है? पूनम गुप्ता जी को बनाया गया है। तो ये बात याद रखिएगा, मैं बता चुकी हूँ आपको। क्लियर? और कौन है आरबीआई गवर्नर? संजय मल्होत्रा जी। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किसके समक्ष दिलाई जाती है? राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष। बताइए, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान मैंने क्या बताया था? किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 में, और महाभियोग किस में है? 61 में। ऐसे ही चीजें, ऐसे ही आर्टिकल याद करते जाने हैं, याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत शपथ का प्रावधान राष्ट्रपति का किस में है? आर्टिकल 60 में। क्लियर? चलिए, निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया? जब मैं बता रही थी कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मैंने ये बताया था कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय, मतलब 3 सदस्यीय। बहुसदस्यीय का मतलब ये है कि 3 सदस्यीय निकाय कब बना था? 1950, 1989, 1994, 2001। तो जो भारत का चुनाव आयोग है वो 1989 में क्या बना? 3 सदस्यीय निकाय बना। 3 सदस्यीय निकाय बना। उसके बाद कब तक 3 सदस्यीय रहा? 1990 तक। 1990 से ये पुनः कैसा बन गया? 1 सदस्य वाला।
फिर 1993 तक ये एक सदस्य रहा और 1993 से ये पुनः कैसा बन गया, 3 सदस्य, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे जाननी थी। क्लियर। कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 से लेके 1989 तक ये कैसा था, एक सदस्य था। 1989 में ये 3 सदस्यीय निकाय बना। तो अब देखिए ऑप्शन में 1989 है क्या, बिल्कुल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1989 में ये 3 सदस्यीय बना। मान लीजिए 1989 ना होता तो फिर क्या आता, 1993 में ये पुनः 3 सदस्यीय हो गया। और वर्तमान संरचना क्या है कि भारत का एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और भारत के इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 324 में। और भारत के वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार जी, 26 नंबर के। इतनी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी है, पता होनी ही चाहिए। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, अभी जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्याग पत्र किसे सौंपा है, बताइए। और मैंने इसके लिए आर्टिकल भी बताया था आपको कि अभी जगदीप धनखड़ जी ने अपना जो त्याग पत्र लिखित रूप से सौंपा है द्रौपदी मुर्मू जी को। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 67A के अंतर्गत इन्होंने अपना त्याग पत्र जो भारत की राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सौंपा है। ये आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस नए अनुच्छेद को जोड़ा गया। 102वां संविधान संशोधन हुआ है, उसमें कौन सा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, 339A, 343A, 338B, 335A, बताइए। जो 102वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, वो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। 102वां संविधान संशोधन क्या है, ये ओबीसी आयोग से संबंधित है। और ये ओबीसी आयोग को क्या देता है, संवैधानिक दर्जा देता है। और इसी के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, और नया आर्टिकल क्या था, 338B। 338B ही क्यों, ये भी जान लीजिए क्यों, क्योंकि 338 में एससी आयोग है, एससी आयोग है। 338A में एसटी आयोग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओबीसी आयोग आएगा वो किस आर्टिकल में आएगा, 338B में आएगा। तो याद रखिएगा कि एससी आयोग किस में है, 338 में, एसटी आयोग किस में है, 338A में, और ओबीसी आयोग किस में है, ओबीसी आयोग है 338B में। यहां साफ साफ लिख देते हैं कि जो रेड से तो समझ में नहीं आएगा इसमें, एक सेकेंड, जो 338 है आर्टिकल 338 वो किससे रिलेट कर रहा है, वो एससी आयोग से। आर्टिकल 338A किससे रिलेट कर रहा है, एसटी आयोग से। और आर्टिकल 338B किससे रिलेट कर रहा है, ओबीसी आयोग से। इतनी चीजें याद रखिएगा। तो 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। और कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया, 338B जोड़ा गया। क्लियर। चलिए, और 89वां संविधान संशोधन 2003, इसी के द्वारा एससी आयोग और एसटी आयोग बने थे, 2 अलग अलग उसमें। तो वो भी याद रखिएगा। मुझे तो लगता है मैं क्या क्या ना पढ़ा दूं आपको, लेकिन आराम से पढ़ाना है चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। सारी चीज़ें अगर पॉलिटी की इस वीडियो में कवर हो रही हैं तो ठीक है, वरना 2 वीडियो ला देंगे, 2 वीडियो हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 पॉलिटी के, सब कुछ सोशल साइंस पूरा खत्म। पॉलिटी और इवन MPPSC प्री वाले आपके लिए भी जो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं ना पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में, वो भी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। करंट से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने की संभावना है आपको आपके एग्जाम्स में। वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष कौन है, बताइए। NHRC के अध्यक्ष कौन है? NHRC क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की गई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना है वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ये क्या करता है, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा का काम करता है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम जी। तो याद रखिएगा कि NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं वी रामा सुब्रमण्यम जी। क्लियर। तो अध्यक्ष पद पे अभी इनकी नियुक्ति हुई है कुछ समय पहले, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, आपातकालीन प्रावधान है, वो संविधान के किस भाग में है,
भाग 16 में, भाग 17 में, भाग 18 में, भाग 19 में। मैंने क्या बताया था, जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसके जीवन में क्या शुरू हो जाता है, आपातकाल। बहुत सारी झंझटें, आप करियर में क्या करेंगे, पैसे भी कमाने हैं, चीज़ें भी करनी हैं, बताइए, दोस्त भी बनाने हैं, तो आपातकाल शुरू हो जाता है। तो आपातकालीन प्रावधान मैंने किस में बताए थे कि जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या शुरू हो जाता है, आपातकाल। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो किस में है, वो भाग 18 में है। आपातकाल किस में है, आपातकाल भाग 18 में है। क्लियर। भाग 16 में क्या था, भाग 15 में निर्वाचन है, और भाग 16 में क्या है, आरक्षण का प्रावधान। भाग 16 में क्या है, आरक्षण। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में भाषा है, भाषाओं का प्रावधान भाग 17 में। और भाग 19 में क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है कि जो राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं उनको क्या करना, उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, उसका प्रावधान आर्टिकल 19 में है, उसी को प्रकीर्ण बोला जाता है। क्लियर। तो इतनी चीजें याद रखिएगा। क्या पूछा था, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ है, भाग 18 में। कहाँ से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकाल की जो प्रावधान है वो बताइए कहाँ से लिए गए हैं, मैं ही बताऊं, आप बताइए आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए। अभी मैंने बताया है, मैंने जो अभी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मैंने बताया है आपको कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, बार बार उसमें लिख लिख के बताया। चलिए बताइएगा आप। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, बताइए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, बताइए। तो राज्यसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो किसमें है, चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में ST SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। छठी अनुसूची में किसका, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बेसिकली जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहाँ के प्रशासन की बात की गई। त्रिपुरा, वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, भाषा से। क्लियर। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आरक्षण। पांचवी अनुसूची ST SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां के प्रशासन की बात है। और आठवीं अनुसूची बात करती है भाषा की। क्लियर। चलिए, मुझे यहाँ पे आपके साथ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी है, बताना है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम्स हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि बकवास करने तो आए नहीं है कि बकवास करेंगे और ठीक है आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब मेहनत करेंगे। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करिए। फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, कुछ कॉस्ट नहीं ली जा रही है आपसे, कोई ऐप नहीं लॉन्च किया है कि हम कह रहे हैं कि 199 में हमने लॉन्च किया है ऐप, आप हमें खरीदिए इस ऐप को और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन तय है। बिल्कुल नहीं, आप खुद जज करिएगा। जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो खुद इवैल्यूएट करिएगा कि चीज़ें वहाँ वाली ज़्यादा उचित थी कि यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जाती। तो बस आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखी जाती है कि आप वीडियो को शेयर कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो गांव में हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं शिक्षा, उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगा, वो भी कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। बस यही उद्देश्य है इसका। फ्री में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मैंने अभी एक सीरीज़ डाली बिहार पुलिस वाले की, आप वहाँ कमेंट सेक्शन उसका चेक करिएगा। लोग गए हैं, लोगों को एज इट इज़ 15-16 क्वेश्चंस देखने मिले हैं वहाँ से। तो अभी करंट अफेयर्स में कल एक कमेंट आया जिसकी मैंने शुरू में ही चर्चा की है कि वो 3 क्वेश्चन से सेम एज इट इज़ आ गए। तो आएंगे सवाल, विश्वास रखना पड़ता है। आर्टिकल 57 किससे संबंधित है, बस यही होता है कि बस आप चैनल को लोगों तक पहुंचा दीजिए, उन लोगों तक जो भाई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें। कि बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, आप ऐप खरीद लिया, आपने कोर्स खरीद लिया, चीज़ें ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनका भी तो हक है शिक्षा पे तो सबका हक है, तो उन तक शेयर कर दीजिए। 57 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की योग्यता से, पुनर्निर्वाचन की योग्यता से, राष्ट्रपति की शर्तों से या रिक्त की स्थिति में चुनाव से। तो बताइए 57 किससे संबंधित है। आर्टिकल 57 बताता है पुनर्निर्वाचन की योग्यता, कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसको पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, कितनी भी बार। तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता किसमें है, भारत के राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो किसमें है, आर्टिकल 57 में है। योग्यता किसमें है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन है आर्टिकल 58 में। क्लियर। और रिक्ति की स्थिति में चुनाव को मैंने क्या बताया था, आर्टिकल 62 को बताया था कि रिक्ति की स्थिति में जो चुनाव है आर्टिकल 62 में होगा। क्लियर। तो योग्यता किसमें है, 58 में। पुनर्निर्वाचन पूछा था ना,
57, तो 57 किस में है? पुनर्निर्वाचन में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं रहा? बताइए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं रहा? ऑप्शन पढ़िए, बताइए। बोलते बोलते गला, बताइए, ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन देखिए और बताइए क्यों नहीं रहा। क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल का क्या नाम बताया था मैंने? 300A। कौन सा एक नया आर्टिकल आया? आर्टिकल 300A 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो अब ये क्या है? संपत्ति का अधिकार। अगर सवाल आएगा कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, क्या है? तो कानूनी अधिकार। गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 22, 23, 24, 21। बताइए, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस में है? तो आपको पता है 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता का किस में है? आर्टिकल 21 में है। 24 क्या बोलता है? कि 14 साल से कम बच्चों को कहाँ नहीं लगाया जाएगा? कारखानों में, खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। कारखानों में, उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 23 किसकी मनाही करता है? बेगारी, बाल श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, इनके मनाही की बात करता है क्या? आर्टिकल 23। बंधुआ मजदूरी, तो बंधुआ मजदूरी की मनाही की बात आर्टिकल 23। 22 करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार करने आए, तो आपका क्या राइट है कि आपके पास ये कारण जानने की हक है, अधिकार है कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ये आर्टिकल 22 हमें ये अधिकार देता है कि जब भी हमें एक पुलिस गिरफ्तार करने आए तो आप कारण जान सकते हैं कि हमें गिरफ्तार किया क्यों जा रहा है। आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको बंदी बना के नहीं रखा जा सकता। आपको अपने वकील से कंसल्ट करने की सलाह लेने की छूट है, मतलब वो भी आपका अधिकार है कि आप अपने लिए एक वकील हायर कर सकते हैं। तो वो ये सब किस में है? आर्टिकल 22 में। 23 क्या है? बंधुआ मजदूरी है, बाल श्रम है, इसका प्रतिरोध करता है। बंधुआ मजदूरी बेसिकली जो बेगार करवाया जाता था लोगों से, उसकी मनाही करता है। 24 में क्या है? कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक उद्योग, खतरनाक जो इंडस्ट्री है, जैसे पटाखों की इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। और 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता के, जीवन जीने का अधिकार। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन ने क्या जोड़ा? बताइए। मातृत्व वेतन, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण। तो मैंने बताया था कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। और कौन सा एक नया आर्टिकल आया इसके लिए? आर्टिकल आया 21A। और 21A हमें बताता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और इसका प्रावधान किसमें है? ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जो प्रावधान करता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। तो क्या प्रावधान कर रहा है 86वां संविधान संशोधन? शिक्षा के अधिकार का, शिक्षा के अधिकार का। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा नया आर्टिकल? आर्टिकल 21A। डीपीएसपी में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 50, 51, 45, 53। तो आप सबको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किसमें है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में। मतलब कि कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ये मैं बता चुकी। क्लियर? चलिए, ये सारे आर्टिकल्स किसके हैं? ये यहाँ तक के जो आर्टिकल्स हैं ये 3 ये डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल। चलिए, 9A संविधान का कौन सा भाग है? 9A क्या बताता है? बताइए। संविधान के भाग 9A में क्या है? पंचायती राज है, नगर पालिका है, सहकारी समितियां हैं, आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान 18 बताया था मैंने, जल्दी से बताइए, तब तक मैं पानी पी लूं कि 9A में क्या है, जल्दी बताइए।
9A में किस चीज का प्रावधान किया गया है? किसका प्रावधान है 9A में? 9A में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। आप सबने पढ़ा है भाग, आप सबको पता है। जिन्हें भाग पढ़ना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जाके भाग वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। उसमें जितने 22 भाग हैं, 22 भाग आपको याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। तो जो 9A है वो किससे रिलेट करता है? वो नगर पालिका से रिलेट करता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है। ठीक है, सहकारी समितियां किस में है? चलिए वीडियो देख के आइए फिर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 163 किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 163 किससे संबंधित है बताइए? राज्यपाल संसद संबंधी प्रावधान, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, सरकार में निष्पक्षता की व्यवस्था और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही। देखिए मंत्रिपरिषद किस में थी? सेंटर में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस में था? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में क्या था? मंत्रिपरिषद का प्रावधान था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करेगी। वो किस में था? वो था आर्टिकल 74 में। इसी तरीके से राज्य स्तर पे एक मंत्रिपरिषद होगी जो किसके लिए होगी? राज्यपाल के लिए होगी। जैसे सेंटर में 74 आर्टिकल 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। इसी तरह स्टेट में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, और वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल 163 में है। तो ये चीजें आपको इतनी सी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 74 में केंद्र स्तर पर एक मंत्रिपरिषद होती है जो राज्यपाल किसको? राष्ट्रपति को सलाह देती है, और राज्यपाल को स्टेट स्तर पर कौन सी सलाह देती है? मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163। तो ये 74 और 163 कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। 674 केंद्र स्तर का है कि राष्ट्रपति को सलाह देने से, और 163 राज्य स्तर का है। क्लियर? यही आप याद रखिएगा। 163 प्रावधान करता है कि राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जो किसे सलाह देगी? राज्यपाल को सलाह देगी। उपराष्ट्रपति बनते ही वे कौन सा और एक पद रखते हैं? वो लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, या प्रधानमंत्री बन जाते हैं? बताइए। आप सबको पता है कि उपराष्ट्रपति बनते ही क्या प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं, और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है। इस चीज का प्रावधान किस में है? आर्टिकल 64 में। क्लियर? तो इतनी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनते ही कौन सा पद रखते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी वो काम करते हैं। और राष्ट्रपति को बताया था मैंने कि हटाने का प्रावधान सबसे पहले किस में आता है? राज्यसभा में आता है। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है? बताइए। आर्टिकल 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, मंत्रिमंडल की, या लोकायुक्त की? आर्टिकल 164 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति होती है? जल्दी बताइए। आर्टिकल 164 के अंतर्गत नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री की। कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल। जैसे सेंटर पे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसी तरह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। सेंटर पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। क्लियर? तो 164 है इसका आर्टिकल, ये याद रखिएगा। 163 हमें क्या बता रहा था? 163 हमें बता रहा था कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह देने का काम करेगी। ये 163 बता रहा था। 164 क्या हमें बताता है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो किसकी नियुक्ति से संबंधित है? ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है? बताइए। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे रिलेट करती है? कई बार रिपीट किया है मैंने। 52वां संविधान संशोधन कई बार रिपीट किया है। 52वां संविधान संशोधन, 52वां कितनी बार बताया मैंने? 52वां संविधान संशोधन 1985 किस चीज से संबंधित है? दल बदल से। दल बदल से। और इसी के अंतर्गत क्या जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वही पूछा है कि 10वीं अनुसूची किस विषय से आधारित है? पंचायती व्यवस्था, मौलिक अधिकार, दल बदल, या शिक्षा का अधिकार? तो किससे रिलेट हो जाएगी? दल बदल विरोधी प्रावधान से। क्लियर? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे रिलेट करता है? दल बदल से।
9A में क्या था? 9A में क्या बताया था मैंने? नगर पालिका। जो 12 है उस पे क्या है? संविधान के भाग 12 में क्या है? चुनाव प्रक्रिया है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय कार्य है, आपातकालीन प्रावधान है या भाषाई अधिकार है? बताइए। तो संविधान के भाग जो 12 की बात की गई है, तो 12 में क्या है? वित्तीय कार्य है। और केंद्र राज्य संबंधों की बात भाग 11 में की गई है। चुनाव प्रक्रिया किसमें है? भाग 15 में। चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान किसमें है? भाग 15 में है। आपातकालीन प्रावधान किसमें है? भाग 18 में है। भाषाई प्रावधान किसमें है? भाग 17 में। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो भाग 12 में क्या है? वित्तीय कार्य। जो फाइनेंस से रिलेटेड कार्य है वो किसमें है? संविधान के भाग 12 में है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुसूची में ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात है? अभी कई बार बताया मैंने कि ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात किस अनुसूची में की गई है? बताइए। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 11वीं? SC/ST अनुसूची की, ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन की बात 5वीं अनुसूची में की गई है। 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्व के राज्यों की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की बात। 7वीं अनुसूची को अब रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे रद्द कर दिया गया है। क्लियर? नहीं 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 नहीं, 7वें भाग को रद्द किया गया है। मैं बस यही चेक करना चाह रही थी कि अभी सडन आपके दिमाग में ये बात आई या नहीं आई, कि आपके दिमाग में ये बात सडन आई या नहीं आई कि 7वें भाग को खत्म के रद्द किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान मैंने सिर्फ इसलिए बोला है कि जैसे ही मैंने ये बोला तो कितने लोगों को ये लगा कि अरे नहीं ये तो गलत है। सडन आना चाहिए दिमाग में कि जो क्या है, अनुसूची और भाग में कंफ्यूजन होता है। तो जो संविधान का भाग 7 है उसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया है। वो बी भाग के जो राज्य हैं उनसे रिलेट करता था। तो जब संविधान की 7वीं अनुसूची है वो किससे रिलेट कर रही है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेट करती है। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, पंचायती राज से रिलेट करती है। क्लियर? तो इतनी चीजें यहाँ आपको पता होनी चाहिए। तो ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सी है? 5वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैग का कार्यकाल कितना होता है? मैंने बताया कि भारत की वर्तमान कैग, एक तो ये बता दिया कि कैग किस आर्टिकल में है, मैं बता चुकी हूँ 148 में। भारत के वर्तमान कैग कौन है? के संजय मूर्ति जी हैं। भारत की वर्तमान कैग कौन है? के संजय मूर्ति जी। जब कोई चीज पढ़िए तो ऐसे ही पढ़िए सारी चीजें। और भारत की कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो। और इतना ही कार्यकाल होता है भारत के चुनाव आयुक्त का भी। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका भी इतना ही कार्यकाल होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो। तो कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में। 148 में। क्लियर? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? बेसिकली ये पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को सलाह देता है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, या राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए एक आर्टिकल है आर्टिकल 143। इसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सलाह लेते हैं किससे? सुप्रीम कोर्ट से। विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर सलाह किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। और उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट लिख देती हूँ, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का कार्य करते हैं। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत। चलिए, भारतीय संविधान में समानांतर सूची, कॉन्करेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से लिया है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जिन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंटर को होता है। जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का पार्ट नहीं होते जो विषय, वो आ जाते हैं अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। और इन पे कानून कौन बनाता है? सेंटर।
कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका से कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार। क्लियर? चलिए, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ईडब्ल्यू आरक्षण का जो लाभ है वो किस वर्ग को मिलता है? 103वां संविधान संशोधन किससे रिलेट करता है? ईडब्ल्यूएस के संरक्षण से। तो बताइए ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान है वो किसके लिए है? एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, या सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए? बिल्कुल सही, जो इसका प्रावधान है ईडब्ल्यूएस का वो किसके लिए है? सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए। और इसके अंतर्गत कौन से दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं? दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। आर्टिकल 15 में जो 6 का प्रावधान किया गया है और दूसरा है 16(6) का प्रावधान। तो आर्टिकल जो ये 15(6) है वो क्या प्रावधान करता है? शिक्षा का प्रावधान करता है, और ये जो शिक्षा में आरक्षण, और ये प्रावधान करता है नौकरी में आरक्षण। तो मैं लिख देती हूँ अलग से, जो 56 है वो क्या करता है? शिक्षा में आरक्षण देता है, शिक्षा में आरक्षण देता है, और ये 16(6) जो क्या है वो नौकरियों में आरक्षण देता है। तो कभी सवाल आ जाए कि 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से दो नए आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो याद रखिएगा कि दोनों नए आर्टिकल कौन से जोड़े गए हैं? 16(6) और 15(6). ये दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 15(6) हमें जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उन्हें शिक्षा के लिए आरक्षण देता है, और 16(6) देता है उनके लिए नौकरी में आरक्षण। तो ये चीज़ सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? 103वें संविधान संशोधन के तहत कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए? देखिए, वही सवाल पूछ ही लिया कि 103वें संविधान संशोधन के तहत कौन से दो नए आर्टिकल जोड़े गए। बताइए कौन से दो नए आर्टिकल मैंने बताए। ऑप्शन है आपके सामने 15(6), 16(6), 14A15, 38, 370। बताइए कौन से दो नए आर्टिकल? तो मैंने बताए 15(6) और 16(6). फिर 15(6) क्या करता है? ईडब्ल्यूएस के लोगों को शिक्षा में आरक्षण देने की बात करता है, और 16(6) क्या प्रावधान करता है? नौकरियों में आरक्षण देने की, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात करता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात करता है। तो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दो आर्टिकल आए, 15(6) और 16(6). 15(6) देता है शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में 16(6). क्लियर? चलिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 क्या है? आर्टिकल 44 में क्या प्रावधान है? बताइए। आर्टिकल 44 में प्रावधान किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय बना हुआ है, इससे सवाल आने की संभावना है। आर्टिकल 44 बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान सिविल संहिता के बारे में, कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आप सबको पता है कि भारत में मुसलमानों का शरीयत लॉ लगता है, उनके जो तलाक हैं, उत्तराधिकार, विवाह, इन सब के मामलों में उनका शरीयत लॉ लागू होता है, और हिंदुओं के लिए अपना अलग नियम है, विवाह में, संपत्ति में, उत्तराधिकार में, तलाक में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए केवल एक कानून हो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला अभी हाल ही में एक राज्य बन गया है उत्तराखंड। तो ये याद रखना है आपको। तो आर्टिकल 44 किससे रिलेट करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और ये किसका पार्ट है? ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। क्लियर? चलिए, पर्यावरण संरक्षण किसमें है? 48A में मैं बता चुकी हूँ, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये तो आपका मौलिक कर्तव्य है। क्लियर? चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा निकाय शुरू कर सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कौन सा निकाय शुरू करता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या सुप्रीम कोर्ट? तो मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो आर्टिकल है 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत। इस महाभियोग प्रक्रिया को हमने लिया कहाँ से है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से अडॉप्ट किया है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो लोकसभा भी लगा सकती है, शुरू लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। जिस भी सदन में शुरू होगा उसका जो दूसरा सदन है वो जांच आयोग बनाता है। तो याद रखिएगा कि दोनों हाउस में से कहीं भी शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। लेकिन उपराष्ट्रपति में मैंने क्या बताया था कि उपराष्ट्रपति पर को जो हटाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ कहाँ से शुरू होती है? राज्यसभा से ही। और राष्ट्रपति पर महाभियोग
किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। मान लीजिए लोकसभा में अगर शुरू होता है तो राज्यसभा जांच आयोग बैठाएगी, या अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो लोकसभा जांच आयोग बैठाएगी। और किस आर्टिकल में है महाभियोग? 61 में है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? बताइए, संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? आपको पता है कि संविधान संशोधन संविधान के कौन से भाग में है? संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है। और कहां से लिया गया है संविधान संशोधन? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्लियर? और मैंने पूछा था आपसे कि जापान से क्या लिया गया है, अभी तक तो आपने कमेंट कर भी दिया होगा। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। क्लियर? कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां ली हैं। अवशिष्ट शक्तियां ली हैं। ऐसे पढ़ना है, यही पढ़ने का सही तरीका है कि एक जगह सारी चीजों को जितनी बार रिवाइज करवाया जाएगा उतना ही आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो संविधान संशोधन कहां से? साउथ अफ्रीका से। कौन से भाग में है संविधान संशोधन? भाग 20 में। क्लियर? इतनी चीजें याद रखिएगा। 15 में कौन सी व्यवस्था है? संविधान के जो भाग 14 है, भाग 14 में उसमें किसकी व्यवस्था की गई? न्यायाधिकरण, चुनाव आयोग, यूपीएससी, सरकारी सेवाओं के लिए नियम। तो जब मैंने आपको यूपीएससी पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किस भाग में है संविधान के? भाग 14 में है। और भाग 14 में क्या आती है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती। क्लियर? तो क्या होगा भाग 14 में? भाग 14 में हो जाएगा यूपीएससी और लोक सेवा आयोग। तो भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। चलिए, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 11 में क्या बताया था? केंद्र संबंध। 18 में आपातकाल। 12 में वित्त। न्यायालयों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में माना जाता है? ये लास्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। जो नीति निर्देशक तथ्य है उनको किस रूप में माना गया है? प्रवर्तनी, अपरिवर्तनीय, आंशिक रूप से प्रवर्तनीय या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय? तो आप सबको पता है कि जो डीपीएसपी हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ये बेसिकली क्या है? एक आदर्श फॉर्म में होते हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो चीजें दी गई हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, मद्य निषेध है, शिक्षा है, रोजगार के प्रावधान हैं, तो इन सब चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या? डीपीएसपी। तो ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय नहीं है। और कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिया है? डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो इतनी चीजें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, अभी है भाई 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन बताइए। 102 मैंने बताया था कि ओबीसी आयोग को, देखिए 101 से चालू करते हैं। 101 जीएसटी से संबंधित है। 102 ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है। 103 ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस को 10% का जो आरक्षण है। 104 दो प्रावधान करता है। पहला, एसटी/एससी के लिए जो आरक्षण है उसको इसने 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है 104 ने। और 104 ने क्या एक और प्रावधान किया है कि लोकसभा में और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की जाती थी। तो अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अब लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती थी वो अब नहीं की जाएंगी। तो वो किस में आ गया है? 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कि एंग्लो इंडियन समुदाय की लोकसभा में जो सीटें हैं वो समाप्त कर दी गई। क्लियर? तो एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीटें रिजर्व की जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और दूसरा, लोक और एसटी/एससी के लिए जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इसी के अंतर्गत। तो मान लीजिए ये भी आ जाए कि एसटी/एससी के लिए 10 साल का आरक्षण और किस संशोधन के अंतर्गत बढ़ाया गया है? तो 104 में। चलिए, आर्टिकल 55 में क्या है बताइए? आर्टिकल 55 क्या बताता है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की योग्यता या राष्ट्रपति की रिक्ति की स्थिति। जल्दी बता दीजिए अब इसको। भाई कार्यकाल के बारे में तो 56 बता देता है, योग्यता के बारे में 58 बता देता है, रिक्ति की स्थिति के बारे में 62 बता देता है। तो 55 क्या बताएगा? चुनाव प्रक्रिया का तरीका।
और चुनाव किस में है राष्ट्रपति का? 54 में है। राष्ट्रपति के आर्टिकल्स याद है ना, अभी याद करवाए थे कि 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में चुनाव है राष्ट्रपति का, 55 में चुनाव प्रक्रिया है, 56 में कार्यकाल है, 57 में पुनर्निर्वाचन की योग्यता है, 58 में जो योग्यता है राष्ट्रपति की वो बताई गई है। और रिक्त की स्थिति में मतलब कि अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होने वाला है तो उसके पहले चुनाव हो जाने चाहिए, वो है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है और 61 महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। क्लियर? चलिए, कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में है। एक संवैधानिक पद है और जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, चाहे वो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो यूपीएससी का चेयरमैन हो। जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं उन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, कैग किस में है? कैग है आर्टिकल 148 में। भारत की वर्तमान कैग कौन है? भारत की वर्तमान कैग है के संजय मूर्ति जी। क्लियर? और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी वो पहले पूरा कर ले। चलिए, दल बदल कानून को अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने बताया है कि दल बदल कानून कब जोड़ा गया। बिल्कुल सही, 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसी के अंतर्गत जोड़ी गई है 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसके अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। कहाँ गई ये संयुक्त बैठक का प्रावधान? किस में है? आर्टिकल 108 में। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। कनाडा से क्या ली गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और ज्वाइंट सेशन। अमेरिका से कई बार बता चुकी हूँ मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ब्रिटेन से संसदीय एकाधिकार। क्लियर? चलिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से आर्टिकल में है? ये पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल कौन सा है, बताइए। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो है आर्टिकल 124 में। और हाई कोर्ट का प्रावधान किस में है? हाई कोर्ट का प्रावधान है 214 में। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस में है? 124 में है और हाई कोर्ट किस में है? 214 में। क्लियर? चलिए, अब मुझे कमेंट करिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, जल्दी बताइए। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कब की गई थी? 44वें संविधान संशोधन, 52वें, 61वें, 86वें, बताइए। भारत में मतदान करने की आयु को 18 वर्ष से घटा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 21 से घटा के मतदान की आयु 18। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्लियर? तो न्यूनतम आयु 21 से घटा के 18 कब की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। चलिए, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 100वें संविधान संशोधन, 101वां, 102वां, 103वां। तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 102वें संविधान संशोधन और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। उस आर्टिकल का क्या नाम बताया था मैंने? 338B। और 101वां किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित था। और 103वां किससे संबंधित था? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से संबंधित था। क्लियर? तो 102वां संविधान संशोधन ने क्या किया? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। आपातकालीन प्रावधान की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं? कई बार बता चुकी हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं। और आपातकाल संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में है वित्तीय आपातकाल। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत। जापान वाला पूछा था इसलिए बार बार नहीं बता रही। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है? कितनी बार बताऊं भाई, राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति की शपथ है आर्टिकल 60 में, और 61 में क्या है? महाभियोग। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए चीजें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो कब रिटायर होते हैं, कितने साल में रिटायर होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज है 65, 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस आर्टिकल में बताया मैंने 124 में। चलिए, 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पदमुक्त हो जाते हैं। भाग 15 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाग 15 में क्या है बताइए? विशेष वर्गों को आरक्षण, चुनाव, भाषा नीति, संविधान संशोधन। तो मैंने बताया था कि संविधान संशोधन भाग 20 में है, जो भाषा है वो किस में है? भाषा का प्रावधान किस में है? भाग 17 में है। और चुनावों का संचालन तो भाग 15 में क्या है? चुनाव का प्रावधान, चुनावों को संचालन, और उन्हीं चुनावों में विशेष आरक्षण नीति है भाग 16 में। तो चुनाव का संचालन किस में है? भाग 15 में, याद रखिएगा। तो चुनाव का संचालन किस में है? 15 में है। विशेष वर्गों के लिए आरक्षण 16 में है। भाषा का प्रावधान 17 में है और संविधान संशोधन भाग 20 में है। मैं इसलिए ये चीजें पढ़ा रही हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यही चीजें याद रहने वाली। कॉन्सेप्ट आप अभी जो समय है आपके लिए वो सिर्फ इतना ही है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ले जाएं। तो चुनाव किस में है? भाग 15 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में है? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया है कि भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? तो संविधान के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35। और डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन से हैं? डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल हैं 36 to 51। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। और कौन से भाग में है? भाग 3 में। 48 आर्टिकल 48 क्या बताता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आर्टिकल 44 बताता है। और गायों की नस्ल सुधारना और गौ हत्या निषेध, तो आर्टिकल 48 में क्या है? पशुपालन का वर्णन। आर्टिकल 48 किसके बारे में बताता है? कृषि और पशुपालन की बात करता है। तो कृषि और पशुपालन की बात कौन करता है? आर्टिकल 48 करता है। और 48A में क्या बताया था? पर्यावरण संरक्षण। संपत्ति कर लागू करना नहीं, फैलाव वितरण नहीं। तो आर्टिकल 48 क्या बताता है? कृषि और पशुपालन के बारे में बताता है। पर्यावरण संरक्षण की बात 48A में की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कौन सी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन होता है? मैंने बताया था असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों में जो प्रशासन होता है वो संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत होता है? 6ठी, 7वीं, 8वीं या 12वीं? मैंने बताया था कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, वहां के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन होता है। क्लियर? 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषा, और 11वीं अनुसूची में पंचायतें, पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय निकाय, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। 9वीं अनुसूची पूछा था ना मैंने, बताइए 9वीं अनुसूची में क्या है? मैंने तो बता दिया कि 11वीं में पंचायती राज है, 12 में नगर निगम है, 8 में भाषा है, 7 में संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची है। अब आप मुझे बताइए 9 में क्या है? पूछा था मैंने। 89वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया था कि 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन से 2 नए आयोग बनाए गए? SC आयोग और ST आयोग। SC आयोग किस में है? आर्टिकल 338 में है। और SC आयोग किस में है? 338A में है। तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? ST SC आयोग को अलग कर दिया गया। और ये संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 19 फरवरी 2004 को लागू हुआ था। ये सारे फैक्ट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 89वां संविधान संशोधन 2003 क्या कर रहा था? इसके द्वारा SC ST आयोग बनाए गए। SC आयोग 338 में है, ST आयोग 338A में है। और ये लागू कब हुआ? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये लागू हुआ था 19 फरवरी 2004 को। तब SC आयोग और ST आयोग अलग अलग हो गए थे। तो ये आपको याद रखना है डेट। क्लियर? चलिए, संसद द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में कौन सी अनुसूची आती है?
भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, ये पूछा गया है कि मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं में के अंतर्गत कौन सी अनुसूची है, 6ठी, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो मैंने बताया था कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे रिलेट कर रही है, 8वीं अनुसूची रिलेट करती है भाषा से। क्लियर। 6ठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में, 9वीं मैंने सवाल पूछा है आपसे, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कुछ चीजें आप भी तो बताइए। किस अनुच्छेद द्वारा धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 19, 22, 25, 29। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में, और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है। 19 में क्या है, फ्रीडम टू स्पीच। 22 में क्या है, बताया था मैंने, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 29 क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित। क्लियर। तो कहाँ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, यहाँ पे मैंने कोशिश की है प्रीलिम्स वाले मध्य प्रदेश के, जो अभी आपका टीचिंग भर्ती आ रही है, सामाजिक विज्ञान वाले, आप दोनों के लिए पॉलिटी का सेक्शन पूरा कंप्लीट करने की। मत भटकिएगा कहीं, यकीन मानिए चीज़ें कर लेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 20 नंबर हैं, मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी ऐसे ही वीडियो ला दूंगी, आपको कहीं और नहीं भटकना है, कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आप कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का समय है। क्योंकि आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, मतलब भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो कितना कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप, वही कर पाएंगे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। पीएससी वालों के लिए भी ज़्यादा समय नहीं होता है, जब नोटिफिकेशन आता है तब कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम नहीं होता है उनके पास भी। तो वहाँ ज़रूरी होता है कि प्रीलिम्स के लिए भी जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उन तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिन्हें ये ज़रूरत है। और अंत में आज मैं कह रही हूँ कि आप जिस भी जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से गाँव से हैं, कौन से शहर से हैं, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप। और उसमें मुझे खुशी होगी ये जान के कि यहाँ से भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास अगली वीडियोस का। तो चलते हैं, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।